अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट है ये वीडियो का, जिसके अंदर हम लोग ये समझेंगे कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या होती है, क्योंकि एबीसी को समझने के लिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को भी समझना ज़रूरी है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या कमियां थी, उन कमियों को भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे और हम लोग फिर एबीसी की डिफिनीशन भी देखेंगे और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं इसको भी देखेंगे। तो ये हमारा करंट पार्ट 1 है। जब पार्ट 1 खत्म हो जाएगा तो हम दूसरा वीडियो पार्ट 2 हमने बनाया है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में बांटा गया है एबीसी कॉस्टिंग को। उसके बाद एबीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ये देखा जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ एबीसी क्या है ये सेकंड पार्ट में बताया है और रिक्वायरमेंट्स ऑफ एबीसी क्या है ये भी बताया गया है। साथ ही साथ हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए कौन से स्टेप्स की ज़रूरत होती है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को करते हैं और किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे निकालते हैं एबीसी में, ये भी देखेंगे जो कि पार्ट 2 में है। आइए अब शुरू करते हैं हम लोग इस पार्ट का वीडियो, जो कि पहला पार्ट है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को समझ लेते हैं आखिर क्या होता है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए आपको पता है कि उसके कॉस्ट को जोड़ा जाता है। कॉस्ट को हम लोग बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी प्रोडक्ट के साथ आसानी से एसोसिएट की जा सकती है, उसको आसानी से आप ट्रेस कर सकते हैं, उसको आसानी से आप एसरटेन कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कॉस्ट को आसानी से जोड़ करके देखा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर टेबल बनाई जा रही है तो टेबल अगर लकड़ी की है तो लकड़ी, उसके अंदर जो लकड़ी की कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। ये बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली बात है। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो कॉस्ट जो आसानी से जोड़ी जा सके, आसानी से समझी जा सके, वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। लेकिन किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट ही काफ़ी नहीं होती है, उसमें कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही ओवरहेड भी कहा जाता है, क्योंकि जिस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया जा रहा होगा, जैसे फर्नीचर मैंने एग्जांपल लिया टेबल का या चेयर का, तो वो जिस फैक्ट्री में बनाया जा रहा होगा उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा होगा, उस फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट हो रहा होगा, उस फैक्ट्री की बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी हो रहा होगा। तो ये जो सारी कॉस्ट हैं, इसको आप आसानी से किसी एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर उसी बिल्डिंग में 3 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, तो उस पूरी फैक्ट्री का जो रेंट है वो तीनों तरह के प्रोडक्ट के लिए है। वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए तो रेंट आप दे नहीं रहे हैं, ना ही प्रोडक्ट बी के लिए दे रहे हैं, ना प्रोडक्ट सी के दे रहे हैं। यानी जो रेंट दे रहे हैं फैक्ट्री का वो पूरे प्रोडक्ट के लिए है, तमाम तरह के प्रोडक्ट के लिए जो कुछ भी आप उस बिल्डिंग में बना रहे हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, अब इसको ज़रूरत पड़ती है एलोकेट करने की, यानी इसको ज़रूरत पड़ती है बांटने की। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप कौन सा पोर्शन इनडायरेक्ट कॉस्ट का प्रोडक्ट ए में जाएगा, कौन सा बी में जाएगा, कौन सा सी में जाएगा, इसको आप एलोकेट करते हैं किसी न किसी प्रोपोर्शन में, किसी न किसी बेसिस पर। इस इनडायरेक्ट कॉस्ट के पार्ट को आप अलग अलग प्रोडक्ट में जोड़ते हैं, तब जाकर के अलग अलग प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का बेस होता है, आमतौर से वो लेबर आवर्स या मशीन आवर्स होता है। जब आप इनडायरेक्ट कॉस्ट को बांटेंगे प्रोडक्ट ए बी और सी में, ए बी और सी में जब उसकी कॉस्ट निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो कोई ना कोई एक बेस लेंगे। नॉर्मली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में देखा जाता है कि वो बेस लेबर आवर्स होता है या मशीन आवर्स होता है, यानी कितने घंटे इस्तेमाल हुए हैं प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में, प्रोडक्ट सी में, उसी घंटे के हिसाब से इनडायरेक्ट कॉस्ट को या ओवरहेड कॉस्ट को आप बांट करके टोटल कॉस्ट ए बी और सी की अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ये तो रहा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में आप इनडायरेक्ट कॉस्ट को बांटते हैं ए बी और सी में, और डायरेक्ट कॉस्ट को सीधे ए बी सी जिसकी जो कॉस्ट होती है उसमें जोड़ लेते हैं, आपको पता चल जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप बांट रहे हैं ए बी और सी में, उसका बेस बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की प्रॉब्लम है। इसको हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग डज नॉट सर्व इफेक्टिव पर्पज ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में यही एक प्रॉब्लम है कि जिस बेस पर हम प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट का जो प्राइस तय करते हैं, प्राइसिंग डिसीजन जो होता है वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। उसके इफेक्टिव न होने का रीज़न ये होता है क्योंकि जो हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को यानी ओवरहेड को जो बांटते हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक नहीं होता है, बिल्कुल सटीक नहीं होता है।
चार्जिंग ओवरहेड टू द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर और मशीन आवर रेट में प्रोवाइड फॉल्टी डेटा। यही बात कही गई है कि जब हम मशीन आवर रेट या लेबर आवर को इस्तेमाल करते हैं ओवरहेड कॉस्ट को चार्ज करने के लिए किसी प्रोडक्ट पे, तो वो जो कॉस्ट आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है, उससे हमें सही डेटा या सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कॉस्ट की। वो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि एवरी ओवरहेड डज नॉट डायरेक्टली वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। हम जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में बांटते हैं वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बांट देते हैं। प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो ए में हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को ज़्यादा लगा देंगे। प्रोडक्ट बी में प्रोडक्शन का वॉल्यूम कम हुआ तो बी में हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को कम जोड़ेंगे। यही नॉर्मली होता है। ए में ज़्यादा लेबर आवर लगा तो उसमें ज़्यादा हमने बांट दिया ओवरहेड कॉस्ट को, बी में कम लेबर आवर लगा तो हमने बी में कम बांट दिया। लेकिन ये जो बेस है ये बिल्कुल सही नहीं है। वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट में आउटपुट ज़्यादा आ रहा है लेकिन उसमें जो कंजम्पशन है लेबर आवर का वो कम है, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से किसी प्रोडक्ट में आउटपुट कम आ रहा है लेकिन लेबर आवर का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है। तो वैसे में अगर आप कोई लेबर आवर को ही बेस लें या मशीन आवर को ही बेस लें तो उससे जो कॉस्ट आएगी वो बिल्कुल सही नहीं होगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कौन कौन सी लिमिटेशन है, कौन कौन सी कमियां हैं, वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए इसमें 3 बातें हैं। ABC इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड in an organization having products that differ in volume and complexity of production। देखिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हों, उनका वॉल्यूम अलग अलग हो और उनके प्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी हो, उनका साइज़ अलग हो, उनका नेचर अलग हो, संख्या अलग हो, तो वैसे केस में इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड को बांटने का जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं वो ABC ही होता है। द क्रक्स ऑफ ABC इज इन एक्यूरेटली असाइनिंग द ओवरहेड कॉस्ट टू द एंड प्रोडक्ट। तो ABC का जो क्रक्स है यानी जो मेन बात है, जो थीम है उसकी यही है कि किस तरीके से ओवरहेड कॉस्ट को एक्यूरेटली बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से एंड प्रोडक्ट में जोड़ा जाए। तीसरी बात यह है, द रीजन फॉर सच बेसिस इज दैट द प्रोडक्ट देमसेल्व्स डू नॉट कंज्यूम रिसोर्सेज डायरेक्टली, रेदर सेवरल एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म फॉर देम। अब बात यहाँ समझ लीजिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रोडक्ट खुद भी किसी रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करता है, बल्कि प्रोडक्ट्स के लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और उस एक्टिविटी में रिसोर्स का कंजम्पशन होता है। तो सही मानों में देखा यह जाए कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं तो हमें एक्टिविटी के बेस पर उसकी कॉस्ट को निकालना चाहिए, ना कि खुद उस प्रोडक्ट के नंबर के ऊपर, प्रोडक्ट की संख्या के ऊपर। एंड दीज एक्टिविटीज कंज्यूम द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ड्रिवन बाय द कॉस्ट ड्राइवर्स। और ये जो एक्टिविटीज होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ बात कही गई कि ABC कॉस्टिंग में हम एक्टिविटीज़ पर फोकस करते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ के जरिए ही ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स कंज्यूम होते हैं। इसलिए एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट को बांटना चाहिए। ये है ABC कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। पहली डिफिनीशन है जो सीमा ने दी है, वो डिफिनीशन ये है कि ABC कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट एट्रीब्यूशन टू कॉस्ट यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़। बिल्कुल साफ साफ इस बात कही गई है कि ये एक टेक्निक है। किस चीज़ की टेक्निक है? कॉस्ट एट्रीब्यूशन की। इसको कॉस्ट एलोकेशन भी कहा जा सकता है, यानी कॉस्ट को बांटने की, कॉस्ट को बंटवारे की, कॉस्ट को किस तरीके से एलोकेट किया जाए इसकी। किस चीज़ में? कॉस्ट यूनिट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़। इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ से जो बेनिफिट मिल रहा है उसी के बेसिस पर कॉस्ट को बांटने की एक टेक्निक है। ये तो पहली डिफिनीशन हो गई। दूसरी डिफिनीशन है जो हॉर्नग्रेन ने दी है, वो ये कहते हैं ABC इज ए सिस्टम दैट फोकसेस ऑन एक्टिविटीज़। तो ये बात समझ में आ गई कि ABC क्या है? एक सिस्टम है। किस बात पर फोकस करता है? वो एक्टिविटीज़ पर फोकस करता है एज फंडामेंटल कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एंड यूटिलाइजेस कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एज बिल्डिंग ब्लॉक्स और कंपाइलिंग द कॉस्ट ऑफ दी अदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। ये जो कॉस्ट है एक्टिविटीज़ की, उसको किस तरीके से कंपाइल किया जाता है और उसके बेस पर किस तरीके से कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को निकाला जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स की बात करेंगे, सिग्निफिकेंट टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स ABC में यूज़ हो सकते हैं? तो पहला टर्म है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है?
कॉस्ट ऑब्जेक्ट कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी एक सर्विस हो सकती है जिसके लिए कॉस्ट निकाला जाए। तो जब भी आप किसी चीज़ की कॉस्ट निकालते हैं तो ये आपके दिमाग में होता है कि हम कॉस्ट किस चीज़ की निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक आप पेन बना रहे हैं, तो पेन की कॉस्ट निकाली जा रही है तो पेन हो जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप टेबल बना रहे हैं तो टेबल की कॉस्ट निकालने के लिए टेबल हो जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस जिसके लिए कॉस्ट निकाली जाती है। दूसरी चीज़ है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ क्या होती है? एक्टिविटीज़ कोई टास्क होता है या कोई फंक्शन होता है जो कि उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। जब कोई कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट आप निकाल रहे होंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया है, तो उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए जो काम किए जाएंगे, जो टास्क होंगे, जो फंक्शंस होंगे, उसको यहाँ पर एक्टिविटीज़ कहा गया है। आगे बात करते हैं हम लोग कॉस्ट पूल्स की। कॉस्ट पूल इज ए पूल ऑफ होमोजीनियस एक्टिविटीज़, जिसे हम लोग कॉस्ट सेंटर भी कहते हैं। एक जैसी एक्टिविटीज़ जब इकट्ठा एक जगह पे कर दी जाए तो एक पूल बन जाता है, उसे कहते हैं कॉस्ट पूल। इसी को कॉस्ट सेंटर भी कहा जाता है। दूसरा है कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर इज द कॉज फॉर ऑकरेंस ऑफ ए कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट को होने के लिए जो उसका कॉज होता है, जो कारण होता है, उसे ही कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। अब कई तरह के कॉस्ट ड्राइवर हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रेवल करते हैं, आप सफ़र करते हैं, तो आपके सफ़र करने के लिए जो आपका टिकट लगता है या जो खर्चे होते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं तो आपके खर्चे होंगे, आपको उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। अब ये जो पेट्रोल डलेगा, ये जो पेट्रोल खर्च होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। किलोमीटर ड्रिवन बेस आपका हो जाएगा कॉस्ट ड्राइवर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रेवल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो कॉज ऑफ कॉस्ट क्या हो जाएगा? आपका किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ट्रेवलिंग कॉस्ट को जानने के लिए जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है किलोमीटर। दूसरे भी कॉस्ट ड्राइवर हो सकते हैं, किसी एक चीज़ के लिए कई कॉस्ट ड्राइवर हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट होता है उसको ही लिया जाता है कॉस्ट के डिटर्मिनेशन में। नॉर्मली जब हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की तो उसमें किलोमीटर को ज़्यादा सही लिया जाता है। हालांकि दूसरा कॉस्ट ड्राइवर भी हो सकता है, जैसे कि टाइम। आप 1 घंटा ट्रैवल करें तो उसकी कॉस्ट कुछ और होगी, 2 घंटा ट्रैवल करें तो उसकी कॉस्ट कुछ और होगी। लेकिन टाइम के अलावा जो किलोमीटर है वो ज़्यादा सही फैक्टर माना जाता है। कॉस्ट ड्राइवर कुछ और भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मशीन सेटअप। किसी फैक्ट्री में जब कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो मशीन सेटअप्स, नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट बढ़ती घटती है। परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग कॉस्ट बढ़ती घटती है। क्वालिटी इंस्पेक्शंस, प्रोडक्ट ऑर्डर्स, प्रोडक्शन ऑर्डर्स, इंजीनियरिंग ऑर्डर्स, शिपमेंट्स, ये सारे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। उसके अलावा कुछ और भी कॉस्ट ड्राइवर हो सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री मूवमेंट। जितनी बार इन्वेंट्री का मूवमेंट होगा कॉस्ट बढ़ेगी, तो इन्वेंट्री मूवमेंट की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी। मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी। स्क्रैप या रीवर्क ऑर्डर, किसी एक प्रोडक्ट का स्क्रैप होता है या उसके रीवर्क के लिए दोबारा ऑर्डर आता है तो उससे भी कॉस्ट बढ़ेगी। मशीन टाइम, पावर कंज्यूम, किसी चीज़ के प्रोडक्शन में जितना पावर कंज्यूम होगा उससे भी कॉस्ट बढ़ेगी, तो पावर भी कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा। किलोमीटर ड्रिवन, जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको बताया, अगर आप ट्रैवलिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं तो किलोमीटर एक कॉस्ट ड्राइवर होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में बता दी। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबीसी, एलिमेंट्स ऑफ एबीसी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एबीसी और स्टेप्स इन्वॉल्व इन एबीसी। किस तरीके से एबीसी कॉस्ट डिराइव की जाएगी, उसमें कौन कौन से स्टेप होंगे, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।